गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे हमारा वितान बुक का सेकंड चैप्टर जूझ। जूझ यह एक उपन्यास है जो कि मराठी कथाकार आनंद यादव के द्वारा लिखा गया बहुचर्चित उपन्यास है। इसके कुछ अंश इस पाठ में लिए गए हैं। इसमें उन्होंने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है और इसमें एक गांव के लड़के के द्वारा जो गांव का यथार्थ जीवन होता है उसी का वर्णन किया गया है। इसमें जो गांव का लड़का है जिसका कि नाम आनंद यादव ही है और वह उसके पिता ने उसे 5वीं की कक्षा में पेपर देने से पहले ही निकाल लिया था, तो उसके ही बारे में वर्णन किया गया है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने, मतलब पिताजी को दादा कहकर बुलाते हैं, खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। मतलब ये अपना अपना विचार होता है कि कोई कहता है कि खेती में ही काम करना चाहिए और कुछ सोचते हैं कि ज़िंदगी भर खेती करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, इसके अच्छा तो कोई नौकरी लग जाएगी तो 4 पैसे हाथ में रहेंगे। और जो उनके परिवार में कोई और है, उनका नाम है विठोबा, अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। इस तरह अंदर ही अंदर विचार चलते रहते। सर्दियों के दिन थे, सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, तो उसका मन ये था कि माँ से ही बात करके कोई काम बन सकता है। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था, कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात स्टार्ट करता हूँ, अपने पढ़ने की बात ये सोचकर छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ, पढ़ने लिखने की बात तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, मतलब पढ़ने से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ, उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पढ़ने लिखने की बात करना स्टार्ट होते ही वह गुर्राने लगता है, मतलब गुस्सा करने लगता है। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अब खेती के सभी काम हो चुके हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना रह नहीं गया, इसलिए कहता हूँ कि तुम दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मतलब ये जो दत्ता जी राव हैं गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी बात कोई भी नहीं टालता। तो उसके मन में विचार आता है, अगर ये दत्ता जी राव मेरे पिताजी से कुछ कहेंगे तो हो सकता है कि वो मुझे पढ़ने के लिए भेज दें। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। इस पर उनकी माता कहती है, ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। उन्हें ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो उन्हें पढ़ाना चाहती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसकी मन में तैयारी थी, लेकिन दादाजी के आगे उसका बस नहीं चलता था। अब रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह सुनाया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। इस प्रकार वो उसे समझा रहे हैं कि वह खुद कार्य नहीं करता और इससे खेती के सारे कार्य करवाने लगे हैं। तो इस बात को सुनते ही दादाजी देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ। दत्ता जी राव ने कहा कि उसे मेरे पास भेज देना। और इतने में मैंने कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है, अगर अब भी मौका मिलेगा, 2 महीने रह गए हैं, अगर मैं रिवीजन कर लूँगा तो मेरा यह साल बच जाएगा। दत्ता जी राव ने कहा ठीक है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, मैंने कह दिया कि आप ये ना बताना कि हम दोनों यहाँ आए थे, बस ये कह देना कि माँ अकेली साग सब्जी या भाजी देने आई थी, तो यह बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है दत्ता जी राव ने कहा, मुझे जो करना है मैं करूँगा, बस तू उसके सामने जो भी कुछ मैं पूछूंगा निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। उसके आने के बाद तुम भी उसके पीछे आ जाना। ऐसा दत्ता जी राव ने उसको कह दिया था, समझा दिया था।
मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा के घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। तो दत्ताजी राव की बात सुनते ही उन्होंने सोचा, उसके पिताजी ने सोचा कि कोई काम होगा, तो उन्होंने कहा चलो मैं वहाँ हो आता हूँ, तुम इतने रोटी बनाओ, मैं इतने आ जाता हूँ। फिर वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर बातें हुई कि तुम क्या करते हो सारा दिन, बेटा क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि 5वीं में था लेकिन अब नहीं जाता, मतलब खेतों में पानी लगाने के लिए अब मैंने बच्चे को काम में लगा लिया है। तो दत्ताजी राव ने कहा फिर तू क्या करता है। सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। फिर सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई और जो भी दादा ने तर्क दिए उसे स्कूल ना भेजने के, उसे काट दिया। दादा के हर एक तर्क को दत्ता राव जी ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर। मतलब इस तरह उसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई और उसके पिता ने भी कहा हाँ तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस प्रकार उसे अपनी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा उसी का इस पाठ में वर्णन हुआ है। तो अब दादाजी मान गए, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। और दत्ताजी राव ने कहा इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। दत्ताजी राव ने कहा अच्छा तू अब घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने शुरू कर दे। जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चों की जात है, अगर एक आध सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ। इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद नहीं करना चाहिए था। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका बस नहीं चल रहा था। फिर दादा ने घर आकर कहा कि पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही तुम्हें खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगा देना, फिर खेत से ही सीधे पाठशाला पहुंचना, पाठशाला से आकर फिर खेत पर आना है और सुबह जो है तुम्हें अपना बस्ता सुबह ही खेत पर लेकर आ जाना, वहीं से ही स्कूल जाना, स्कूल से आकर भी खेत में काम करवाना। और हाँ अगर खेत में किसी दिन ज़्यादा काम होगा तो तुम्हें स्कूल से गैर हाजिर भी रहना चाहिए। ये सब बातें उनके पिताजी ने उनसे कही। उनका भी कहना था हाँ इतना मंजूर है और ये सारी बातें मुझे मंजूर हैं। तो अब उसका पाठशाला जाना स्टार्ट हो गया। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। मतलब अब भी वह काम तो कर रहा था लेकिन अब उसे स्कूल जाने को भी मिल गया तो वह प्रसन्न था। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहर भरी कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। अब उसके साथ कक्षा में जाकर क्या हुआ उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वह फिर से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा, क्योंकि लास्ट ईयर उसने 5वीं में नाम लिखवा रखा था लेकिन पेपर नहीं दिए तो उसके नाम के आगे फेल हो गया और वही रजिस्टर में उसका नाम लिखा रह गया। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हो गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मतलब अपने से छोटे बच्चों के साथ उसे बैठना पड़ा और उस कक्षा में जाकर अब वो बैठ गया। लेकिन जब वो बैठा अपने बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा, मास्टर को ना इसका भी पता नहीं था। जो उसके लास्ट ईयर की बुक्स थी और जो नोटबुक्स थी वही वह लेकर आ गया था, जिसका कि अब इस क्लास से कोई संबंध नहीं था।
जैसे कोई अपनी फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर जैसे कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतज़ार में बैठा होता है, उसी तरह मैं भी अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले हुए बैठा था। तो इस प्रकार उसका दोबारा से स्कूल में जाना स्टार्ट हुआ। उसे कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा स्कूल जाने के लिए, उसका वर्णन है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर यू। आगे हम कल रीड करेंगे। थैंक यू।